अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद करता हूँ आप सबका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम इख्तिताम तक पहुंचाएंगे पहले चैप्टर द क्वेश्चन ऑफ द हेड को। तो उम्मीद है कि आपको पिछला जो पार्ट था वो अच्छे समझ में आ गया होगा। हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज का ये वाला रिमेनिंग पोर्शन जो था। पिकिंग अप ए फिस्टफुल ऑफ द कैंडी ही क्रश्ड देम इंस्टेंटली इनसाइड हिज माउथ। नरेटर कहता है कि अब ये थानेदार एक मुट्ठी भर मिठाइयाँ उठा लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है, उनको अब चबाने लगता है। I was trying to fathom why the two Thanedars were fighting over a dead body. It would naturally be in charge of the one in whose limits the body lay. तो नरेटर कहता है कि मैं अब इसी सोच में पड़ गया। मैं ये सोचने लगा कि ये दो थानेदार आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एक डेड बॉडी के ऊपर, एक लाश के ऊपर ये क्यों आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ये कुदरती किसी ना किसी की ज्यूरिसडिक्शन में तो आती होगी, किसी ना किसी के लिमिट में, किसी ना किसी की हदूद में ये बॉडी तो आती होगी। कोई ना कोई इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई ना कोई इसकी जांच पड़ताल जरूर करेगा। दैट इज वाई आई आस्क्ड इन सरप्राइज, सर इन हुज ज्यूरिसडिक्शन डिड द बॉडी फॉल। तो नैरेटर कहता है कि इसीलिए मैंने सरप्राइज, थोड़ी हैरानगी से पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि ये डेड बॉडी किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती है, ये किसके अहाते में आती है, ये किसकी हदूद में आती है, ये इस डेड बॉडी की जांच पड़ताल किस थानेदार को करनी चाहिए। ये नैरेटर थानेदार से पूछ रहा है। नो वंस। तो थानेदार का रिप्लाई आता है कि किसी की भी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है। द बॉडी ले ऑन द डिमार्केशन लाइन सेपरेटिंग द टू थानास। तो सिंपल तरीके से ये थानेदार इसे कहता है कि कोई भी किसी की भी ज्यूरिसडिक्शन में वो बॉडी नहीं आती है, क्योंकि वो ऑन द लाइन, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि बैट अगर क्रीज पे ऑन द लाइन तो वो डिसीजन अंपायर का होता है, अंपायर चाहे नॉट आउट दे या फिर आउट दे। सिमिलरली इसी तरह ये बॉडी जो है डिमार्केशन लाइन पे है, जो दो थानास को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है, तो इसलिए ये केस किसी का भी नहीं बनता है। वी हैड टू रीच द स्पॉट सो डिड दे। तो कहता है कि हमें भी उस स्पॉट पे पहुंचना चाहिए था जिस तरह वो थानेदार, यानी कि थानेदार अम्मा जैसे पहले वहां पे पहुंच गया था। हाउ कैन आई से वाई दे टर्न्ड अप। अब ये थानेदार से कहता है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि वो वहां पे कैसे पहुंचे या क्यों आए। ठीक है, इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू क्वेश्चन दैट। कहता है कि ये मेरे लिए गलत होगा मैं ये क्वेश्चन उनसे करूं कि आप क्यों आए यहाँ पे, या अगर मैं ही चला जाता तो उनके लिए वो क्वेश्चन करना गलत होता कि वो मुझे नहीं कह सकते थे कि आप यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि ये डेड बॉडी जो है, ये लाश जो है, ये डिमार्केशन लाइन पे पड़ी हुई है। रेजिंग हिज हेड ही लुकड आउट ऑफ द विंडो। कहते हैं कि ये थोड़ा सा सर अपना ऊपर करता है और ये खिड़की से बाहर देखता है। A few policemen were outside beating someone. और कुछ पुलिस वाले किसी को बुरी तरह से मार रहे थे बाहर। I too could see the sight clearly. और नैरेटर कहता है कि ये नज़ारा मुझे भी साफ तौर पे अच्छी तरह से नज़र आ रहा था कि कुछ पुलिस वाले किसी शख्स को बाहर पीट रहे हैं। So what was the issue? One of you should have started investigation. तो बहरहाल ये नरेटर इसे कहता है कि अब मसला क्या है, इश्यू क्या है, आप में से किसी एक को इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि बॉडी किसने कत्ल किया है, या बॉडी के बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वन ऑफ अस, व्हाट डू यू मीन। तो ही आस्क्ड जेरिंगली। तो ये बड़े खतरनाक अंदाज से इसे पूछता है, कहता है कि वन ऑफ अस, हम में से, आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, आप क्या ना क्या चाहते हो। Only he can initiate investigation in whose limits the dead body lies. तो थानेदार से कहता है कि सिर्फ वही पुलिसमैन या वही थानेदार उस बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ये बॉडी आती होगी, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में, जिसकी हदूद में ये बॉडी होगी, वही इसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल कर सकता है। In their opinion, it was lying on the demarcation line, I retorted. तो नरेटर कहता है कि मैंने उसे जल्दी में कहा, कोई रिटॉर्टर का मतलब होता है जल्दी जवाब देना, आंसर देना, ठीक है, रिप्लाई करना, कि आपके मुताबिक और उस थानेदार के मुताबिक ये बॉडी जो है डिमार्केशन लाइन पे है, तो फिर इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा। देखिए सोचने वाली बात है, अगर किसी की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। ठीक है, दैट इज फाइन, बट व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द हेड दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड, ही रिप्लाइड। तो थानेदार इसे कहता है, थानेदार रिप्लाई करता है कि वो आपकी बात तो सही है, आप सच कह रहे हो कि ये डिमार्केशन लाइन पे है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, लेकिन आप ये बताइए कि उस बॉडी के सर का डायरेक्शन क्या था, सर किस सिमत में था, किस तरफ था, वो दैट नीड्स टू बी डिसाइड, उसी के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो नैरेटर कहते कि मैं बड़ा परेशान हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
He had mentioned the head earlier, but I had taken it rather lightly. तो नरेटर कहता है कि उसने ऑलरेडी हेड के बारे में, सर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन मैंने उसको लाइटली लिया था, इजी लिया था, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. I asked now, अब मैं पूछ रहा हूँ इसे, बट हाउ इज दिस इशू रिलेटेड टू द हेड. ये मसला जो है डेड बॉडी का, ये सर के साथ कैसे रिलेट है, सर से क्या लेना देना इस बॉडी का. इट इज़ रिलेटेड श्योरली, इट इज़, ही डिक्लेयर्ड एम्फेटिकली. कहते हैं कि उसने ज़ोर से बोला कि हाँ इट इज़ रिलेटेड, ये रिलेटेड है सर के साथ, श्योरली ये इसी सर के साथ ही रिलेटेड है. डिड आई नॉट से दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज मैटर्स. तो अब थानेदार नरेटर से कहता है कि मुझे, थानेदार कह रहा है कि भाई क्या आपको मैंने बोला नहीं था कि आप इन मसलों को नहीं समझोगे, ये पेचीदा मसले हैं, ये थोड़े नाजुक मसले हैं, दीज आर लीगल इश्यूज़, ये कानूनी मसले हैं, आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, या ये समझना बड़ा आसान काम नहीं है. If a dead body is found on the demarcation line separating two thanas, it will fall under the jurisdiction of the one in which direction the head lies. तो थानेदार इसे कहता है कि ये डेड बॉडी अगर डिमार्केशन लाइन पे पाई जाए, दो थानास को जो सेपरेट कर रही होती है डिमार्केशन लाइन, तो ये किसी की ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आती है, लेकिन डिसीजन वही लेता है या इन्वेस्टिगेशन वही करता है जिस डायरेक्शन में, जिस थाने की डायरेक्शन में इस बॉडी का सर होगा. ठीक है, आपको यहाँ तक ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी. I was stupefied and asked wonderingly, and which side did the head lie. तो नरेटर कहता है कि मैंने उससे पूछा, I was stupefied, मैंने थोड़ा मतलब बेवकूफ़ाना अंदाज में उसे पूछा और थोड़ा परेशान होकर पूछा कि किस साइड में उसका सर लाई कर रहा था, किस साइड में उसका सर पड़ा हुआ था उस बॉडी का. देयर लाइज द मिसचीफ. अब ये थानेदार से जवाब देता है कि उस बॉडी के साथ मिसचीफ हुई थी, यानी कि कुछ छेड़छाड़ हुई थी, कुछ हेरा फेरी हुई थी. ही सैड शेकिंग हिज होल बॉडी एंड नॉट जस्ट द हेड. ये उसने कैसे कहा कि उसने पूरा अपना जिस्म हिलाते हुए, यानी कि शेक करते हुए कहा, न कि सिर्फ सर हिलाते हुए. देखिए, जब भी हम कोई बात कहते हैं या कुछ कोई फैसला देते हैं तो हम थोड़ा सर को हिलाते हैं. तो इसने सर को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी को हिला के कहा कि उसने कोई मिसचीफ की हुई है उस बॉडी के साथ. दिस कॉप्स स्टीलर फ्रॉम कामपोरा हैड रीच्ड पोस्टमार्क बिफोर मी. तो इसे कहता है कि वो कॉप स्टीलर, देखिए अब यहाँ पे ये उस थानेदार अन्ना को कॉप स्टीलर से भी रिलेट करा रहा है, मतलब लास्ट चोर. कॉर्पस स्टीलर लास्ट चोर को कहते हैं कि वो जो कामपोरा का लास्ट चोर है, वो थानेदार जो है वो पोस्टमार्क में मुझसे पहले ही पहुंच गया था. द मिसचीफ मोंगर, आई अंडरस्टैंड हिज क्लेवरनेस. ये मिसचीफ मोंगर भी उससे कह रहे हैं, मतलब गालियां दे रहा है उसे, कहता है कि वो दलाल, वो हेरा फेरी करने वाला दलाल, उसने हेरा फेरी की हुई है, मैं उसकी क्लेवरनेस को, मैं उसकी चालाकी को अच्छी तरह से समझता हूँ. He had already shifted the body so that the head pointed towards his domain. उसने already, मुझसे पहले ही पहुंचा था, उसने बॉडी को शिफ्ट कर लिया ताकि उसने और अपना उस बॉडी का सर जो है अपने एरिया में पॉइंट किया ताकि वो इस केस को ले सके, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करना चाहता है. He wanted the dead body in his control. वो इस डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था. I am a veteran. How could I let this happen? अब ये थानेदार इसे कहता है कि मैं एक वेटेरन में उससे ज़्यादा इल्म रखने वाला हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह से जानने वाला हूँ, तो मैं इसको कैसे होने दूंगा. मैं इस बॉडी का केस अपने हाथों में लूँगा और ख़ुद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूँगा, न कि मैं थानेदार अम्मा को इन्वेस्टिगेट करने दूँगा. तो समझ आ रहा है आपको? Everything fell in place, but there was one small thing still nagging me. That is why I asked her, What did you do? तो नरेटर कहता है कि मुझे यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ रही थी अच्छे से, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे परेशान कर रही थी, जो मुझे तंग कर रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी. दैट इज़ वाई आई आस्क्ड, मैंने इसीलिए इसे पूछा कि व्हाट डिड यू डू, अब आप क्या करोगे, क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो आप. वुड आई लेट हिम हैव कंट्रोल ऑफ द डेड बॉडी. तो कांस्टेबल, ये थानेदार इसे कहता है कि क्या मैं उसको कंट्रोल में लेने दूं उस डेड बॉडी को. आई हैड हिज कॉन्स्टेबल्स रफ्ड अप बाय माई मैन, लेट देयर बी ट्रबल, द पेपर्स विल डू द टॉकिंग, दिस मैटर इज हैंगिंग अनडिसाइडेड. तो ये थानेदार उसे कहता है क्या अब थानेदार अम्मा जो है वो कंट्रोल करे डेड बॉडी के ऊपर, या क्या उसके जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो रफ्ड अप होंगे, यानी कि पिटेंगे, या मतलब ज्यादती होगी उनके साथ बाय माई मैन, जो मेरे पुलिस मैन हैं उनके ज़रिए, या वो उनके जो कॉन्स्टेबल्स होंगे वो मेरे पुलिस वालों को परेशान करेंगे.
लेट देयर बी ट्रबल। चलो अब यहाँ पे परेशानी उठी है तो उठने दो, अब ये मसला हुआ है तो होने दो। द पेपर्स विल डू द टॉकिंग। अब बात कौन करेगा? पेपर्स बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे। द मैटर इज हैंगिंग। ये मसला जो है ये लटका हुआ है तो लटका हुआ ही रहेगा, अनडिसाइडेड है अनडिसाइडेड ही रहेगा। सिर्फ बात कौन करेगा? पेपर्स बात करेंगे। I thought to myself, what if an evil spirit entered the dead body? अब नरेटर कहता है कि मैं अपने आप से ही सोच रहा हूँ कि अगर एक शैतानी आत्मा किसके अंदर घुस जाए, इस डेड बॉडी के अंदर घुस जाए तो क्या होगा, इस डेड बॉडी का क्या होगा। What if the body rises and heads home? या अगर ये बॉडी जिंदा हो जाती है, फिर से खड़ी हो जाती है और ये घर की तरफ चलने लग जाए तो क्या होगा, क्या सीन रहेगा। Then another thought struck me and I ventured, but that corpse, it might rot after all, how long? कहते हैं कि फिर नरेटर कहता है कि फिर से एक और आइडिया मेरे दिमाग में आता है, मैं ये सोचता हूँ और सोचने के साथ साथ मैं यहाँ से निकलने की भी कोशिश कर रहा हूँ। वेंचर मीन्स होता है कि किसी डेंजरस सिचुएशन से निकलना, एस्केप होना। और कहता है कि यही सोच रहा होता है कि अगर ये लाश जो है माइट रॉट, ये तो ख़त्म हो जाएगी, रॉट हो जाएगी, सड़ जाएगी। आफ्टर ऑल हाउ लॉन्ग, कि आफ्टर ऑल तो मतलब हर किसी को सड़ना ही है, मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी से मिलना ही है। हाउ लॉन्ग, लेकिन कब तक? क्योंकि ये थानेदार जो हैं अब ये इस मसले को लटका के रखने वाले हैं। ये बॉडी कब तक ऐसी रहेगी, ये सड़ जाएगी, रॉट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लेकिन हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के बाद, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 10 दिन के बाद इस बॉडी का क्या हाल होगा। ये कौन सोच रहा है? ये नैरेटर अपने साथ ही सोच रहा है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। He interrupted me saying, let it rot sir। तो उसके बाद ये थानेदार से कहता है कि ये नैरेटर कहता है कि मैं सोच ही रहा था, और ये थानेदार मुझे रिप्लाई करता है, कहता है मेरी बात काटते हुए यहाँ मुझे कहता है कि चलो इसको सड़ने दो, गड़ने दो वहीं पे। द क्वेश्चन इज अबाउट द हेड। सवाल सर के बारे में है। विच साइड वॉज इट ऑन। ये इसे पूछता है फिर से, ये क्वेश्चन इसे करता है कि आप बताओ कि किस साइड में सर था। टिल वी फाइंड दैट आउट, लेट द मैटर रिमेन सस्पेंडेड। जब तक हमें ये पता ना चले कि सर किस साइड में था, किस डायरेक्शन में था, तब तक ये मसला जो है सस्पेंडेड रहेगा। ये केस जो है ऐसे ही अनडिसाइडेड रहेगा, हैंगिंग रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। आई वॉज साइलेंस्ड, वट एवर कुड आई से। तो नैरेटर कहता है कि मैं खामोश हो गया, अब मैं क्या ही कह सकता था, क्योंकि अब मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। ये जो 2 थानेदार हैं, इन्होंने एक डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ा। देखिए अब अमीन कामिल साहब हमें यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनके अंदर किसी चीज़ की लालच होती है, ये 2 थानेदार जो लड़ रहे थे आपस में, कोई लालच थी इन्हें पैसा वसूल करने की किसी से, या कोई दूसरी लालच थी, वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया। बट हम इसका मॉरल निकाल सकते हैं यही कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनके पास कोई पावर होता है, वो किस तरह अपनी इस पावर का मिसयूज़ करके जो कॉमन पीपल होते हैं उनको सफ़र कराते हैं। इन 2 थानेदारों ने एक डेड बॉडी को रोक के रखा हुआ है, उसको बरी करने का टाइम था, लेकिन नहीं, अब ये कुछ और ही चाहते हैं, किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और जो आम लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। तो अमीन कामिल इस स्टोरी को कश्मीर के साथ रिलेट करा रहे हैं कि किस तरह करप्टेड सिस्टम कश्मीर के अंदर चल रहा है। सेम इसी तरह यहाँ कश्मीर में भी होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो, और इस चैप्टर के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। हबा खातून की पहली जो पोइम है उसको हम पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन अब अगर आपको पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे।